शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और बहुत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब में फिक्र-ओ-अमल सीरीज के 37वें प्रोग्राम को लेकर हम हाजिर हैं और मैं नसीम अख्तर आपकी मेज़बान आप तमाम सामीन और नाज़रीन और अपनी मेहमान शख्सियत को खुशामदीद करती हूँ। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अहम शख्सियात से बातचीत करके माशरे में तामीरी सोच और अहम समाजी मसाइल के सिलसिले में बेदारी पैदा करने, नौजवानों की रहनुमाई करने और उर्दू अदब की तरक्की का फ़रीज़ा अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक इस क्लब में यूटी, मुल्की और आलमी सतह की शख्सियात जिनमें कनाडा से डॉक्टर तकी मीर अब्दी साहब, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर निगहत नसीम साहिबा, दिल्ली से प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब, आलमी शोहरत फेंसर खिलाड़ी रशीद चौधरी जैसी शख्सियात हमारे प्रोग्राम में मेहमान बन चुकी हैं। सामीन व नाजरीन, इस सिलसिले को जारी रखते हुए आज हमने जम्मू व कश्मीर के होनहार फर्जंद खिताई पीर पंजाल की मायानाज शख्सियत, नामवर ब्यूरोक्रेट और 2014 बैच के आईएएस ऑफिसर जनाब आवेस अहमद राना को मेहमान खसूसी के तौर पर मदऊ किया है। अब आप इस वक्त डिप्टी कमिश्नर बांदीपुरा के तौर पर खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। हम दिल की गहराइयों से डॉक्टर अवैस अहमद राना साहब का इस्तकबाल करते हैं और हम उनके मशकूर व ममनून हैं कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आज हम उनके साथ कैरियर काउंसलिंग और उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में बातचीत करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हस्ब मामूल आज के फ़िक्र-ओ-अमल प्रोग्राम से भी हमारे सामीन व नाज़रीन मुस्तफ़ीद होंगे। और मैं अपने मेहमान और अपनी टीम को भी और अपने सामीन को भी एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ और इसके साथ ही इल्तमास करती हूँ कि वो तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब मॉडरेटर्स और मेहमान शख्सियत की तस्वीर पर क्लिक करके उन्हें फॉलो कर लें ताकि आइंदा प्रोग्रामों की नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुंचाई जा सकें। और वक्त की कदर कीमत को मद्देनज़र रखते हुए और मज़ीद ताख़ीर ना करते हुए हम अपनी मुअज़्ज़ज़ मेहमान हस्ती का रुख करते हुए और मैं अपनी मेहमान शख्सियत डॉक्टर अवैस अहमद राना साहब से गुज़ारिश करती हूँ कि वो अपना माइक अनम्यूट करके अपना हाल अहवाल बताएँ और हमें इंटरेक्शन शुरू करने की इजाज़त से नवाज़ें। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। बहुत-बहुत शुक्रिया कि आज आपने ये मौका दिया कि कुछ हम अपने बारे में और कुछ जो हमारा प्रोफ़ेशन है, कुछ जो यंगस्टर्स तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ आज बातचीत कर सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। जी नाफिस मुश्ताक खालिद चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ मुआवन साथी नसीम अख्तर साहिबा और तारिक अब्रार साहब मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। जी नसीम साहिबा आगे बढ़ाएं बात। जी मुश्ताक साहब, सबसे पहले मेरे ख्याल में पहला सवाल तारिक भाई करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया और तमाम सामीन व नाज़रीन और मेहमान शख्सियत को दिल से सलाम पेश करता हूँ और अ, सामीन की दिलचस्पी के लिए मैं अवैस साहब से गुज़ारिश करता हूँ कि वो अपने बचपन के बारे में इब्तिदाई तालीम और इब्तिदाई तालीम से लेके आला तालीम का जो सफ़र है उसके हवाले से बताएँ और आप किस इलाके से आपका बैकग्राउंड है, इस हवाले से भी काफ़ी लोग जानना चाहते हैं, तो इस सिलसिले में आप रोशनी डालें सर। जी तारिक साहब, अगर इब्तिदाई तालीम की बात करें तो मेरी जो इब्तिदाई तालीम है वो जम्मू से हुई है। क्योंकि वालिदैन की पोस्टिंग जम्मू में ही थी। हालाँकि मेंढर शुरू में प्राइमरी एजुकेशन के दौरान मुझे रहने का मौका मिला। उसके बाद हम लोग जम्मू शिफ्ट हुए थे। डीपीएस जम्मू, जो कि उस टाइम एसपीएम सैपलिंग्स करके स्कूल हुआ करता था, वहाँ से 10th क्लास और उसके बाद केबी पब्लिक स्कूल जो गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर है, वहाँ से 11th और 12th की जो तालीम है वो हासिल की। और उसके बाद जैसे कि एक मैं कहूँगा कि ट्रेंड जैसा होता है कि जब 12th पास किया है तो जेकेसीईटी, जो कि आजकल नीट है मोस्टली चीज़ों के लिए, तो जेकेसीईटी और बाकी एग्ज़ाम्स में अपेयर हुए
और वहीं पे जो हमारा सिलेक्शन है वो BVSC के लिए हुआ था, बैचलर्स इन वेटनरी साइंसेस के लिए। और वो करने के बाद 5 साल का ये जो कोर्स रहता है, इसी के दौरान साथ साथ में हम सिविल सर्विस की तैयारी वो करते रहे। और जो हमारा जो फाइनल ईयर रहता है, जो 5th ईयर जो होता है, वो नॉर्मली इंटर्नशिप होता है। तो जब मैं इंटर्नशिप में था तभी मैंने जो KS का अपना पहला अटेम्प्ट दिया था। और 2011 का वो एग्ज़ाम है, 12 का बैच है, जिसमें पहले सिलेक्शन हुआ। और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और आगे तैयारी की UPSC के लिए। जी, बहुत शुक्रिया सर, नवाज़िश आपने अपने बारे में बताया। अब मैं अगले सवाल के लिए दरख्वास्त करूँगा मोहतरमा नसीम अख्तर साहिबा से कि वो अपना सवाल रखें। जी, नसीम अख्तर साहिबा। जी, जी। सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि ये काउंसलिंग की सबसे पहले ज़रूरत बच्चे को कब होती है? जैसे बच्चे 10th पास होते हैं, उस वक़्त से होना चाहिए या उसके बाद मतलब बच्चे को करियर काउंसलिंग की ज़रूरत कितनी होती है और ये किस वक़्त से वालिदैन को सोचना चाहिए कि उनकी एक बेहतर गाइडेंस कर सकें और उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी रख के उनको गाइड करते रहें, तो ताकि उनका करियर जो है बेहतर तरीके से स्मूथली आगे बढ़ सके। कि किस उम्र में किस क्लास से शुरू किया जाना चाहिए वालिदैन की तरफ से? देखिए, जो एक बच्चे का पहला स्कूल होता है वो उसका घर होता है। तो ना सिर्फ करियर बल्कि जो उसकी पर्सनैलिटी है, जो उसकी ग्रूमिंग है, वो वहीं से शुरुआत होती है उसकी। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं बचपन से ही, जो कि पर्सनैलिटी में ऐड होती रहती हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये जब बच्चा बात करना शुरू करे तो उसको उसकी उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए हर माँ-बाप कोशिश करते हैं कि उसको सही चीज़ें, सही बातें बताएँ। और उसके बाद जब हम अगर से वाक़ई में बात करें करियर की, तो आज के दौर में मैं ये बताता चलूँ, जितना हमने अभी तक एक्सपीरियंस किया है और लोगों से मुलाकात की है, तो हर एक फ़ील्ड, जैसे कि मेरे घरवाले भी कहा करते थे कि हर ताले की चाबी अलग होती है। तो बहुत सारी मुख्तलिफ़ फ़ील्ड हैं। और मैंने जो शुरुआत में ज़िक्र किया था कि एक ट्रेंड हुआ करता था उस टाइम कि हर एक ने JK-CET या नीट इन एग्ज़ाम्स में अपीयर होना है। आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत डिफरेंट भी सोच रही है। तो जिस तरह से अपब्रिंगिंग रहती है, जो बच्चे का इंटरेस्ट होता है उसमें वो खुद ब खुद उस तरफ चलने लगता है। पेरेंट्स की ये ज़रूर कोशिश रहनी चाहिए कि उसको उस चीज़ में सपोर्ट किया जाए, और वो जिस भी फ़ील्ड में बेहतरीन है। हमारे बहुत सारे जानकार हैं जो कि म्यूज़िक और आर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे जानकार हैं जिन्होंने मेडिकल फ़ील्ड चुनी, बहुत सारे जानकार हैं जिन्होंने लिटरेचर को चुना है। तो वो बच्चे का रुझान किस तरफ है, वो चीज़ भी नज़र आ जाती है। हाँ, गाइडेंस की हमेशा ज़रूरत रहती है साथ-साथ में, कि पेरेंट्स बच्चे का फ्यूचर बेहतर शेप कर सकते हैं, कि उसको बताया जाए कि पढ़ाई की तरफ ध्यान देना कितना ज़रूरी है, खेल-कूद के साथ-साथ और बाकी चीज़ों के साथ-साथ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ-साथ। तो एक बच्चा जिसको समझ आने लगता है कि स्कूल जाना है, रूटीन है, पढ़ाई की रूटीन है, तो आज के दौर में ये माना जाता है कि आफ्टर 4th और 5th क्लास, मोस्टली 6th क्लास से माना जाता है कि बच्चे को ये चीज़ समझ आने लगती है कि उसका जो पढ़ाई है वो कहीं न कहीं उसके करियर के साथ जुड़ी हुई है। जो एक कॉम्पिटिटिवनेस होती है और बाकी चीज़ें होती हैं, वो धीरे-धीरे आने लगती हैं। तो उस दौरान धीरे-धीरे गाइड किया जाए तो बेहतर है। लेकिन कभी भी इस चीज़ को प्रेशर ना किया जाए, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ प्रेशर करते हैं, ख़ास तौर पे उस उम्र में जब बच्चे छोटे हैं और ध्यान कई जगहों पे रहता है, तो जनरली उस उम्र पे बच्चा रिपेल हो जाता है, वो उस चीज़ से दूर भागने लगता है। तो बहुत समझदारी के साथ उस उम्र से समझाया जा सकता है, फ़ील्ड्स के बारे में बताया जा सकता है
क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में बताया जा सकता है, करियर काउंसलिंग की जा सकती है। वो बहुत अच्छी स्टेज होती है और अमूमन ये गलती रहती है कि नॉर्मली 10th तक बच्चा जो होता है वो ज़्यादा नहीं सोच पाता है और 11th में एकदम से उसके ऊपर चॉइस आ जाती है क्योंकि सब्जेक्ट्स वहाँ से डिफरेंट हो जाते हैं। मैथ्स, बायो या आर्ट्स या कॉमर्स किस तरफ जाना है और उस वक़्त एकदम से प्रेशर ना पड़े इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा-सा पहले बच्चे से इस बारे में बात की जाए, 6-7 स्टैंडर्ड से थोड़ा-सा उसको देखा जाए कि उसका रुझान किस तरफ है, ताकि वो अपना जो चॉइस है वो बेहतर अपने लिए बेहतर करियर चूज़ कर सके। जी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश। सर मैं इस दौरान हमारे साथ कुछ मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम जुड़े हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा जिनमें हमारे साथ एडवोकेट खालिद मुस्तफ़ा भट्टी साहब हैं, चौधरी शफ़ीक साहब हैं, मंज़ूरुल हक कलाइवी साहब हैं, मजरूह गोल्वी साहब हैं और उनके अलावा सारा हयात साहिबा हमारे साथ जुड़ी हैं। और भी बहुत से मुअज़्ज़ज़ सामीन हमारे साथ जुड़े हैं, जिनका मैं थोड़ी देर में दोबारा नाम लेता हूँ। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मेरी दरख्वास्त रहेगी मोहतरमा नसीम अख्तर साहिबा से कि वो अपना अगला सवाल रखें मेहमान शख्सियत से। जी नसीम अख्तर साहिबा। हाँ, बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब। सर हमारे सामीन में बहुत से स्टूडेंट्स भी शामिल रहते हैं और मैं चाहूँगी कि आप उनको भी गाइड करें। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि यूपीएससी के इम्तिहानात पास करने के लिए एस्पिरेंट को किस तरह की स्ट्रेटजी के तहत काम करने की ज़रूरत है और आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी ड्यूरिंग आपके इम्तिहानात के उसके बारे में थोड़ा-सा गाइड करें स्टूडेंट्स को? जी, देखें, पहले तो जो जैसे अगर कोई चूज़ करता है कि उसको सिविल सर्विसेज़ में जाना है, तो उसको बेसिक पता होना चाहिए कि बेसिक रिक्वायरमेंट उसके लिए ग्रेजुएशन है और एग्ज़ाम जो क्वालिफ़ाई करना है उसके बारे में पता होना चाहिए और उसकी तैयारी रहती है। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट लाइफ़ में एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है डेडिकेशन, और साथ ही साथ डेडिकेशन के साथ ही साथ मोटिवेशन। अक्सर औक़ात ये जो इस तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, ये काफ़ी पेशेंस को भी टेस्ट करते हैं, यानी कि आप में कितनी हिम्मत है आगे बढ़ते रहने की और क्योंकि ये टाइम लगता है इसमें। तो मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि जब मैंने पहली बार आईएएस या आईपीएस के बारे में सुना, तो मैं 2nd स्टैंडर्ड में था। तो ज़्यादा तो नहीं पता था कैसे बनते हैं, क्या होता है, किसी ने बताया था। हमारे स्कूल में एक दोस्त थे, उनके कोई रिलेटिव थे, तो उन्होंने बताया वो ऐसे-ऐसे काम करते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के लिए काम करते हैं। तो थोड़ा बहुत आइडिया हुआ लेकिन नाम मुझे वो वर्ड्स याद हो गए आईएएस। तो एक मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ आप अपने मन में ले लें कि आप ये आपकी एक एम है और उसको अचीव करना है क्योंकि ये जो जर्नी होती है, ये जो पढ़ाई का पूरा टाइम होता है, इसमें मोटिवेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद जब आप 12th एग्ज़ाम कर लेते हैं, ग्रेजुएशन में आ जाते हैं, तब आप थोड़ा-थोड़ा उस लाइन की तरफ जा रहे होते हैं, जब आप तैयारी कर सकते हैं यूपीएससी या सिविल सर्विसेज़ के एग्ज़ाम्स की। तो उस टाइम ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके बारे में जानें। आजकल ये बहुत ही अच्छी बात है, पॉज़िटिव बात है कि हमारे पास ऑनलाइन सोर्सेज़ बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। हमारे पास सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस देखा जाए और उस एग्ज़ाम के टॉपिक्स पढ़े जाएँ सिलेबस के कि ये कितना वास्ट है और हमें कितना ज़्यादा इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत है। और किसी एक मेंटर के साथ, किसी के साथ जुड़ के गाइडेंस लेना भी बहुत ज़रूरी है कि किस तरह की बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, किस तरह की स्टडी करने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी उस फ़ील्ड में होते हैं जिसको वो आगे लेके एग्ज़ाम देना चाहते हैं। जैसे कि मेरा वेटरनरी साइंस अगर ग्रेजुएशन था, तो वही मेरा सब्जेक्ट था। तो वो मुझे पता था कि एक मेरा सब्जेक्ट तो यही है, तो मैं साथ-साथ में उसको उसी तरह से तैयारी करता गया। और उसके साथ जो जनरल स्टडीज़ होते हैं, जो कि नॉर्मली हम उस टाइम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम साइंस वाली तरफ चले गए हैं और वहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो उसके लिए एनसीईआरटी की बेसिक बुक्स जो 9, 10th, 11th, 12th की होती हैं, वो थोड़ा अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना
और करंट अफेयर्स आजकल जो चल रहा है उसके बारे में जानकारी रखना, न्यूज़पेपर पढ़ने की एक हैबिट रखना, जो कि एक कोई भी आम शहरी हो उसको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, उस तरह की जनरल नॉलेज रखना। ये एटीट्यूड बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब फॉर्मल पढ़ाई की बारी आती है, नॉर्मली तब तक ग्रेजुएट हो चुके होते हैं, क्योंकि उससे पहले तो इतना टाइम नहीं दे पाते कि एक्सक्लूसिवली एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ पाएँ। तो ग्रेजुएशन के बाद फुल फ्लेजेड इसकी तैयारी करने के लिए बहुत सारे लोग कोचिंग का सहारा भी लेते हैं, बिल्कुल गलत नहीं है। कोचिंग में अगर सही तरह से गाइडेंस मिल रही है, तो वो भी एक अच्छा तरीका है। मैंने खुद अगर मैं आपको बताऊँ तो आईएएस के दौरान कोई कोचिंग नहीं ली है। हालाँकि गाइडेंस हम कुछ सीनियर से लेते रहे। तो जैसा आप कंफर्टेबल हों उस तरह से आप गाइडेंस लेके, कोचिंग लेके, स्टडी मटीरियल को लेके पढ़ सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं। मेहनत लगती है। लोग कहते हैं 18-18 घंटे पढ़ने पड़ता है, पहले मैं भी सोचता था 18 घंटे कहाँ पढ़ पाएँगे, लेकिन वाक़ई में जब आप रिदम में होते हैं, जब आप मोटिवेटेड होते हैं, तो कब 12 से 18 घंटे निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। नॉर्मली ये लास्ट के जो दिन होते हैं, लास्ट के 2-3 महीने होते हैं, उसमें ये रिदम होता है। अगर आप रूटीन में डेली अगर 1 साल के अंदर अगर आप हर रोज़ 2 से 4 घंटे या 6 घंटे डेडिकेट कर पाएँगे पढ़ाई को लेके, तो मुझे लगता है वो भी इनफ है। मेन चीज़ ये है डेडिकेशन, मोटिवेशन एंड ऑल्सो फ़ोकस रहना इस चीज़ को लेके कि हमें इसकी तैयारी करनी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, बहुत शुक्रिया सर, नवाज़िश। अ, नसीम अख्तर साहिबा का अगला सवाल भी आपसे रहेगा। मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना सवाल रखें। जी, नसीम जी, साहिबा। जी। जी सर, मेरा अगला सवाल भी इससे मिलता-जुलता ही है। इससे अगला स्टेप जो है कि प्रीलिम्स और मेंस इम्तिहानात में कामयाबी के बाद सर वाइवा वगैरह होता है और इसको लेकर हमारे एस्पिरेंट्स बहुत खौफज़दा हो जाते हैं। आप हमें कुछ ऐसी टेक्निक्स बताएँ सर कि जिससे हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो वाइवा को अच्छे से फ़ेस कर पाएँ। उसके बारे में कुछ थोड़ा-सा हमें बताएँ सर। जो यूपीएससी हमारा जेकेएएस है, इसका जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, इसको पर्सनैलिटी टेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वाक़ई में नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, ये पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। इसमें ये ज़रूरी होता है कि आपकी जो अंदर की पर्सनैलिटी है बिना किसी तरह से झूठ बोले हुए वो सामने आनी चाहिए और वो जज भी कर लिया जाता है। नॉर्मली जो एग्ज़ामिनर्स होते हैं, जो वो टेस्ट ले रहे होते हैं, तो वो जज भी कर पाते हैं। तो इसमें ये जानना ज़रूरी है कि ये ओवर द इयर्स बिल्ड होता है। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि नहीं मैं पहले मेंस दे दूँगा और उसके बाद मैं इसका पर्सनैलिटी टेस्ट का तैयारी करूँगा, तो वो चीज़ थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि वहाँ पे जिस तरह से आप बातचीत करते हैं, किस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हैं, आप किस तरह के व्यूज़ रखते हैं, वो चीज़ें बहुत सारी इनबिल्ट होती हैं ओवर द इयर्स कई सालों में आपके अंदर वो डेवलप हो जाती है पर्सनैलिटी। उसके लिए ज़रूरी है कि जब भी मौका मिले अपनी सोच पॉज़िटिव रखें सबसे पहले। और कोई भी पर्सपेक्टिव हो, कोई भी इश्यू हो, उसके दोनों रीज़न्स जानें। हर हर एक सिक्के के जैसे कहा जाता है कि 2 पहलू होते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हमेशा अपनी लाइफ़ में बैलेंस व्यू रखें चीज़ों को लेके और उनके पॉज़िटिव्स, नेगेटिव्स चीज़ों के बारे में जानने चाहिए और अपना जो आउटलुक है, वो फ्यूचरिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक रखना चाहिए। और जब वो पर्सनैलिटी टेस्ट के जो बाकी फीचर्स हैं कि आप फ़िज़िकली कॉन्फिडेंट नज़र आएँ, बात करें। तो इसमें हालाँकि इसकी बहुत ही एक तवील ट्रेनिंग होती है, उसकी हम डिटेल में तो नहीं अभी जा सकते, लेकिन बहुत सारे लोगों को छोटी-छोटी चीज़ों से हेल्प होता है। बहुत सारे लोग सेल्फ टॉक करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं बात करने की, सिचुएशन में रख के कि हमें अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हम किस तरह से जवाब देंगे। और हमारे टाइम पे ये चीज़ कम थी बट आजकल बहुत ज़्यादा है कि आपके पास इंटरनेट का बहुत बड़ा सपोर्ट है। आप यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, आप मॉक इंटरव्यूज़ देख सकते हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से और किसी प्लेटफ़ॉर्म पे, वेबसाइट्स पे कि किस तरह से कैरी करना चाहिए अपने आप को, कैसे पर्सनैलिटी टेस्ट में अपेयर होना चाहिए। वो सारी चीज़ें भी हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। इसमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट जज की जाती है कि कहीं आप फ़ेक तो नहीं कर रहे, कहीं आप गुमराह तो नहीं करना चाहते हैं। आप असल में सोचते कुछ और हैं और आप बता कुछ और रहे हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। और किसी भी इम्तिहान में, इंटरव्यू में हमें कई बार कॉलेज में और स्कूल में ये चीज़ें पता नहीं होती हैं
कि हम लोग सोचते हैं कि हम जो आगे उस्ताद हैं हम गलत भी बोल देंगे तो या कुछ इधर-उधर घुमा के बोल देंगे तो शायद उस्ताद को पता नहीं चलेगा कि हमें असल में इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है। तो सच बोल के अगर कोई चीज़ आपको नहीं पता है, किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है, तो उसको बहुत हम्बली एक्सेप्ट करना कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, मैं इस वक़्त याद नहीं कर पा रहा हूँ जो आप बता रहे हैं, हालाँकि मेरे नॉलेज में है। या फिर अगर बिल्कुल जेनुइनली आपने सुना ही नहीं है, तो आप वो भी बता सकते हैं कि नहीं मैं इस तरफ मैंने सुना नहीं है इसके बारे में। तो वो चीज़ें वो सच्चाई का जो एक एटीट्यूड होता है, वो ट्रू सेल्फ अपने सामने लाना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई के साथ-साथ अपनी पर्सनैलिटी पे भी ध्यान देंगे। पर्सनैलिटी पे ध्यान देने का मतलब यही है कि अपनी पॉज़िटिव सोच रखेंगे और कोई एक मॉक इंटरव्यू दिन का अगर आधे घंटे का 15 मिनट का देख लें या इस तरह की कोई इंटरैक्शन देख लें, तो उससे भी बहुत आइडिया हो जाता है कि किस तरह से बात अपनी रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। इससे पहले कि हम अगले सवाल की तरफ बढ़ें, मैं सामीन में यहाँ हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। हमारे साथ लतीफ़ साहब हैं, मुस्तफ़ा राही साहब हैं, सज्जाद साहब हैं, शौकत साहब हैं, मुख्तार साहब हैं और ख़ासकर हमारे साथी मुख्तार चौधरी साहब हैं, ये ब्रॉडकास्टर हैं, रेडियो से वाबस्ता हैं। इरशाद फ़िदाई साहब हैं, हमारे साथी अल्ताफ़ निज़ामी साहब हैं, नज़ीर साहब हैं, डॉक्टर नजमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मकसूद नक्शबंदी साहब हैं और इसके अलावा दीगर कई शख्सियत हमारे साथ जुड़ी हैं, जिनमें इनाम साहब हैं, परवीन चौधरी साहिबा हैं, जो मारूफ़ गुलकारा हैं, ज़ुबैर साहब हैं, महमूद जवान साहब हैं और शबीर अहमद पसवाल साहब, वक़ार साहब। अ, तो मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। मैं दरख्वास्त करूँगा तारिक अबरार साहब से कि वो मेहमान शख्सियत से अपना अगला सवाल रखें। जी, तारिक साहब। जी, बहुत शुक्रिया। सर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो समाज की डेवलपमेंट में एक एडमिनिस्ट्रेटर का क्या रोल रहता है और आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं और जो ये रोल है आप किस तरह से निभा रहे हैं? ज़रा-सा थोड़ा-सा आप मुख्तसर बता सकते हैं तो? देखें एडमिनिस्ट्रेटर से बेहतर वर्ड हम सिविल सर्वेंट यूज़ करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर की कहीं पोस्ट हो सकती है जहाँ पे हम पोस्ट हो सकते हैं या उस तरह की ड्यूटी हो सकती है, बट हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर की ही ड्यूटीज़ नहीं रहती हैं, बहुत सारी अलग तरह की ड्यूटी रहती हैं जिन पे मैं आऊँगा। हमारा जो बेसिक रोल होता है वो ये होता है कि जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो लोगों तक पहुँचे और सर्विसेज की क्वालिटी इम्प्रूव हो। और जो लोगों की कोई मुश्किलात हैं, परेशानी है, कहीं पे कोई फैसिलिटी की कमी है, उसको किस तरह से पूरा कर सकें। और रूटीन जो हमारी सर्विसेज है वो भी पहुँचे। इन केस ऑफ एनी डिज़ास्टर किसी कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो तब भी इमरजेंसी वर्क भी वहाँ पे पहुँचे। और एज़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बाकी ड्यूटीज़ भी साथ में जुड़ जाती हैं कि आपके जो एरिया है वहाँ पे हर एक जो आपकी लोकेलिटी है उसमें हर तरह की सहूलियात पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही है, उसकी ज़िम्मेवारी और उसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँगा कि जैसे हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है ज़्यादा और हॉर्टिकल्चरलिस्ट ज़्यादा है कश्मीर में, बाकी जगहों पे भी एग्रीकल्चर बेस्ड रहता है। तो एग्रीकल्चर के जो पेस्टिसाइड है उसकी क्वालिटी कंट्रोल से लेकर मंडी में सामान पहुँचने तक और उससे उसके बाद आपका एजुकेशन की पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने से लेकर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तक कोई ऐसा फ़ेसेट नहीं होता है, राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो या कोई भी जो वेलफेयर स्कीम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जिसको ओवरसी नहीं किया जाता है। तो हर तरीके से आप जो सिटिज़न हैं उनकी लाइफ़ को आप टच करते हैं, आप उनकी लाइफ़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसमें एक जो इम्पोर्टेंट रोल ये होता है कि हमारे हर एक सर्विस के लिए एक डिपार्टमेंट रहते हैं जिनके डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं। जैसे सोशल वेलफेयर ऑफिसर होते हैं या फिर हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए हॉर्टिकल्चर के लिए, हेल्थ के लिए होते हैं। तो उनका आपस में कोऑर्डिनेशन और उन पे ओवरसी करना कि वो प्रॉपर्ली अपना काम कर पा रहे हैं, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है और कोई दिक्कत है तो उसको दूर करना, ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसका रहता है। उसी के साथ-साथ अगर हम और बाकी तरह के इश्यूज़ की बात करें जैसे कि जो स्टूडेंट्स को फेस हो जाते हैं या फिर इवन वुमेन एम्पावरमेंट है हमारे एरिया में
कि अगर कहीं पे किसी पे भी किसी तरह का कोई इशू रहता है तो उसको उसके ऊपर ध्यान देना, उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, उसके लिए मुख्तलिफ इदारे हैं उनको एक्टिवेट करना। तो मैं बताऊंगा आपको कि मल्टी फेसेटेड एक हमारा ये रोल रहता है जिसमें हर एक एस्पेक्ट को टच किया जाता है। और अगर किसी को भी आवाम की खिदमत करने का शौक भी है और वो करना भी चाहते हैं तो इससे बेहतर प्लेटफॉर्म, इससे बेहतर मौका और कोई नहीं होता। जी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश। इस दौरान हमारे साथ हमारे तारिक अबरार ऑफ़िशियल क्लब के साथी अब्दुल मजीद साहब जुड़े हैं, निगत चौधरी साहिबा मारूफ़ ब्रॉडकास्ट और अदीबा हैं, शाज़िया चौधरी साहिबा हैं, रज़ी हैदर गिलानी साहब मारूफ़ शायर हमारे साथ जुड़े हैं और महराज नसीम साहब हैं। इसके अलावा बहुत सी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। मैं वक़्तन-फ़वक़्तन उनका इसमाए गिरामी भी प्रोग्राम में अनाउंस करूँगा। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैं तारिक साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अगला सवाल मेहमान शख्सियत से रखें। जी, जी। बहुत शुक्रिया। जी, तारिक साहब। सर गालिबन आपको लास्ट ईयर एक अवार्ड मिला था नेशनल लेवल का और वो कोई ख़ास स्कीम थी मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो वो कौन-सी स्कीम थी? और लास्ट ईयर जब आपने कोविड से रिलेटेड जो आपकी ड्राइव थी, तो उसमें एसटी का कोई गाँव गाँव जो था बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट से आया था शायद, जब वो कौन-सी इम्प्लीमेंटेशन आपने स्कीम्स थी वो जो पूरे स्टेट में आपका डिस्ट्रिक्ट जो था पहले नंबर पे आया था, उसके सिलसिले में अगर कुछ आप बताएँगे? देखें, आपने 2 चीज़ें टच की। एक तो हमारा कोविड का जो इम्प्लीमेंटेशन था और दूसरा जो ये नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड हमें डिस्ट्रिक्ट को मिला था। तो ये पहला तो हमारा बांडीपुरा जो ज़िला है, ये पहाड़ी इलाका है और मोस्टली पहाड़ी है और इसमें एक छोटी एक नैरो, मैं कहूँगा छोटी तो नहीं है, काफ़ी तवील है, वैली भी आती है जिसको गुरेज़ तुलेल वैली कहते हैं। और उसके अलावा जो हमारा बांडीपुरा का मेन जो एरिया है वो पहाड़ी है और हमारा जो सुंबल सब डिवीज़न है वो प्लेन है। तो यहाँ पे जब कोविड कंट्रोल मेजर्स की बात आई तो हमें अलग-अलग तरह के चैलेंजेस देखने को मिले और उसमें से जब ख़ास तौर पे जब वैक्सीनेशन की बात आई तो हमने ये ठाना कि जो वैक्सीन है वो सब तक पहुँचनी चाहिए ताकि कोई भी इस वजह से इस बीमारी से परेशान ना हो या किसी और तरह का नुकसान ना हो कि उसको उसके घर तक वैक्सीन नहीं पहुँच पाई। तो डोर टू डोर वैक्सीनेशन का हमारा कैंपेन रहा और उसमें एक हमारा विलेज था जिसमें जो जाने के लिए क्योंकि वहाँ पे अभी वो रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही है, काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई है, पर तब उनको जाने के लिए वहाँ पे जो हमारी टीम थी उसको ट्रैक करके जाना पड़ा। कोई 6 से 8 घंटे का ट्रैक था और जब वो वहाँ पे टीम पहुँची और पूरे गाँव को वैक्सीनेट किया, तो वो पहला ऐसा गाँव बना जिसमें जो पूरा का पूरा गाँव जो है 18 प्लस का उसको वैक्सीनेट किया गया पूरी कंट्री में। तो वो एक चीज़ थी जो हाइलाइट हुई बांडीपुरा की और दैट वाज़ द फर्स्ट विलेज इन द कंट्री, पूरी कंट्री में पहला विलेज था, जहाँ पे 18 प्लस का फर्स्ट डोज़ वैक्सीनेशन कंप्लीट किया गया था। और इसके अलावा भी यहाँ पे जो कोविड कंट्रोल मेजर्स थे वो इम्प्लीमेंट अच्छे से हो पाए क्योंकि हमारी टीम और पब्लिक का जो बिहेवियर था कोविड को लेके और वो जिस तरह से प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे वो लिए गए। दूसरा हमारा जो यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम है, जो कि आप जानते हैं कि अब डीडीसीज़, बीटीसीज़ सरपंचेस, पंचेस जो हैं, ये सारे जो प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और अगर एक पंचायत को अगर हम एक मेन इंडेक्स ले लें, तो अगर हम वहाँ पे फ़ोकस कर पाएँ हर एक पंचायत में कि बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट की भी प्रोग्रेस हो जाती है, ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में भी काम। हमारे मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं। डॉक्टर अवैस आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे चैट बॉक्स का ऑप्शन भी है। इससे पहले भी बहुत अच्छे से लोग इंटरैक्ट कर रहे थे। तो एक सर हमें बताएँ, एक इश्यू आया है बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट का कि ऑटो स्टैंड के पास गार्बेजेज़ हैं और थोड़ा-सा वो इश्यू हाइलाइट कर रहे हैं कुछ लोग। तो हम चाहते हैं कि जो आपका निज़ाम है डिस्पोज़ल शिकायत को करने का, तो वो क्या तरीक़ाकार है अपने डिस्ट्रिक्ट में? तो ये जो इश्यू आया है, तो ये भी जो है सॉल्व करने की आप जो है कोशिश करेंगे। जी सर। देखें, हमारा जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है वो ये हमारा जो ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है वो भी एक्टिव है और उसके अलावा हमारे
डिफरेंट ऑफिसेस में भी अलग-अलग तरह की ग्रीवेंसेस आती हैं, उनको रिड्रेस किया जाता है और हमारे भी नॉलेज में कोई आता है तो उस पे इमीडिएटली एक्ट किया जाता है। हमारा जो म्युनिसिपल एरियाज़ हैं, 3 म्युनिसिपल एरियाज़ हैं। एक म्युनिसिपल काउंसिल है बांडीपुरा और 2 म्युनिसिपल कमिटीज़ हैं, सुंबल और हाजिन, और वहाँ पे जितना भी हमारा ये वेस्ट डिस्पोज़ल का सिस्टम है, ये पूरा एक उसका पूरा एक सेट फॉर्म है और उसी हिसाब से उसको किया जाता है। नॉर्मली इस तरह के इश्यूज़ कहीं पे नहीं आते हैं। जो आपने बताया है ये इस पे बिल्कुल हम देखेंगे और इसको नोट किया गया है और इस पे भी एक्शन लेंगे। बट जहाँ तक हमारी नॉलेज में है, अभी तो हमारा डोर टू डोर कलेक्शन भी शुरू हो गया है, तो इस तरह के इश्यूज़ आने नहीं चाहिए अगर म्युनिसिपल एरिया है तो। बाकी जगहों पे मेरी ये गुज़ारिश रहेगी कि हम लोग कम्युनिटी एज़ कम्युनिटी अपना रोल कई बार उस तरह से अदा नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि बाकी जगहों पे भी देखा गया है कि पंचायत हैं और जहाँ पे भी रूरल एरियाज़ है, जहाँ पे ये सही तरह से खुद का कलेक्शन सिस्टम मौजूद नहीं है, तो उसमें कम्युनिटीज़ मिलके, क्योंकि हर एक पंचायत में आज जो हमारा लैंडफ़िल साइट है वो आइडेंटिफ़ाइड है और एक सिस्टम जो है उसको बनाने की ज़रूरत है जिसमें ये कलेक्शन होके वहाँ पे पहुँच पाए। तो हमारी कुछ मॉडर्न पंचायत हैं, कुछ मॉडर्न तो नहीं मैं बोलूँगा, बट हाँ कुछ हमारी एक्टिव पंचायत हैं जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया है और वहाँ पे वर्क किया जा रहा है। बाकी जगहों पे भी हमें उम्मीद है कि इस साल के एंड तक सब जगहों पे ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाज़िश। सर, इस सिलसिले में मैं अपना एक सवाल रखना चाहता हूँ कि एक ऑफ़िसर होने के नाते इंसान को काफ़ी जो है अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं निभानी पड़ती हैं, और आप अपनी घरेलू लाइफ़ और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में कैसे तवाज़ुन बना के चलते हैं, और ये कितना मुश्किल होता है कि इस तरीके से अपनी फ़ैमिली को भी मैनेज करना और साथ में अपने जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको भी पूरा करना? देखिए, हमारे साथ कई सारे स्टूडेंट्स भी जुड़े होंगे और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि अभी जॉब कर रहे हैं और अपने एक उस वाले पड़ाव में हैं ज़िंदगी के कि जहाँ पे किसी न किसी तरीके से जॉब या किसी बिज़नेस में कहीं न कहीं पे इन्वॉल्व्ड हैं। तो दोनों ही सूरत में बहुत ज़रूरी होता है कि हम वर्क लाइफ़ बैलेंस वो बना के रखें। अक्सर औक़ात ये देखा गया है कि हम कई बार अपनी पर्सनल लाइफ़ को इग्नोर कर देते हैं वर्क की वजह से और कई बार अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को इग्नोर कर देते हैं पर्सनल लाइफ़ की वजह से। तो ये दोनों चीज़ों में बैलेंस बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए जो आपका जो काम है, अगर आप उसमें डेडिकेटेड हैं, अगर आप टाइमली अपने जो काम है उसको कंप्लीट कर पाते हैं, आपको जो अगर टास्क असाइन्ड है वो आप टाइमली कर पाते हैं, तो ज़रूर आपको अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए भी टाइम निकल जाता है। दूसरा एक चीज़ जो मैं फ़ॉलो किया करता था, स्टूडेंट लाइफ़ में ज़्यादा कर पाता था, आजकल प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में थोड़ा-सा कम हो जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके पर्टिकुलर था। हमने एक बार बहुत छोटे होते 5th या 6th क्लास में शायद कांसेप्ट पढ़ा था कि टाइम टेबल कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कोई एक स्टोरी थी और उससे हमने उसके बारे में पढ़ा था कि किस तरह से अब मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, बट किसी का एग्ज़ाम्पल था कि वो किस तरीके से अपने टाइम टेबल से एक-एक चीज़ को फ़िक्स करके पूरा करते थे और जब एक चीज़ पूरी होती जाती है तो उनको बाकी कामों के लिए भी टाइम मिलता था। तो बहुत छोटे होते ही मेरा एक टाइम टेबल बना होता था जिसमें हम डेडिकेटेड स्लॉट मैं रख देता था कि इतने बजे से इतने बजे तक अगर ये पढ़ाई है तो इतने बजे से इतने बजे तक ये आपका फैमिली के साथ टाइम है या खेलने-कूदने का टाइम है। तो थोड़ा-सा डिसिप्लिन ज़रूरी होता है। डिसिप्लिन आपके लाइफ़ में बैलेंस भी लाता है। अगर आप डिसिप्लिन से चल पाएँ और अपना फिक्स स्लॉट रख पाएँ तो ये ज़्यादा ईज़ी हो जाता है कि आप बैलेंस कर पाएँ। और दूसरी बात आपकी प्रायोरिटीज़ की भी होती है, आप किस तरह से कितनी प्रायोरिटी देते हैं। तो अगर वो भी आप बैलेंस कर पाएँ अपनी प्रायोरिटीज़ को और आप ये चीज़ अपना रोल समझ पाएँ कि बाकी चीज़ों में भी सोसाइटी को भी आपके रिलेटिव्स को, आपके फ्रेंड्स को भी आपकी ज़रूरत है, तो वो चीज़ भी मैनेज कर पाएँ, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमेशा एक बैलेंस आउटलुक लेके चलना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली मैं कई बार ये बोलता हूँ कि हमारे पास बहुत ही कम वक़्त होता है हर इंसान के पास यहाँ पे पूरी लाइफ़ टाइम में कि हम बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं, हम कई बार वो सारी चीज़ें नहीं भी कर पाते हैं। तो अपने अंदर वो फ्रस्ट्रेशन नहीं आने देना और अपने आप को हमेशा ये चीज़ समझना कि जो भी होता है वो बेहतरी के लिए है, आपने अपना 100% देना है। तो जब आप अपना 100% देते हैं और आप सैटिस्फाइड होते हैं अपने आप से,
तो यकीनन आप चीज़ों के लिए टाइम निकाल सकते हैं। बट अगर आप परेशान रहेंगे तो वो भी एक दिक्कत होती है, और आपका अगर आप टाइम निकालेंगे भी तो वो सही तरह से यूज़ नहीं हो पाएगा। जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाज़िश। इस दौरान सामीन में हमारे साथ बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जुड़ी हैं, जिनमें मारूफ़ ब्रॉडकास्टर मोहतरमा नईमा महजूर साहिबा हमारे साथ जुड़ी हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशबख्ती की बात है कि जिन्हें सुन के हम पले-बड़े हैं, और इनके अलावा नसीम गुलाबगढ़ी साहब हैं, राकेश साहब हैं, एजाज़ भट्ट साहब हैं, और मज़ीद कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं सभी सामीन कराम का बहुत ही मशकूर व ममनून हूँ। तो सर, मेरी तरफ से अगला सवाल ये रहेगा कि हर एक शख्स जो है वो किसी न किसी शख्सियत से मुतासर होता है। तो आप हमें बताएँ कि आप किस शख्सियत से ज़्यादा मुतासर हैं, या आप उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं? अ, इसमें मैं कोई बहुत ज़्यादा परफेक्ट सा आंसर नहीं देना चाहूँगा, जो असलियत है वो बताना चाहूँगा। मैंने जैसा मैंने शुरुआत में बात की थी कि बच्चे का एक पहला स्कूल जो होता है वो उसका घर होता है। तो मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है, मेहनत करते हुए देखा है, तो मैं अपने रोल मॉडल जो है अपने फादर और मदर को मानूँगा, पेरेंट्स को मानूँगा। और उसी के साथ-साथ ये चीज़ भी ज़रूरी है कि आपका कोई मेंटर भी हो। आप रोल मॉडल तो मानेंगे क्योंकि आप उनके फुटस्टेप्स पे चलना चाहते हैं, आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। बट साथ ही साथ आप लाइफ़ में अगर कुछ जो करना चाहते हैं उसके लिए आपको सही गाइड करने वाला भी हो, तो उसके लिए मेंटर भी होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि आपको गाइड कर सकें। तो हमारे कई सारे ऐसे लोग हैं, हर एक हमारे स्टेज पे वो मिलते रहते हैं जो हमें गाइड करते हैं। तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो आपको ऐसे गाइड करने वाले लोग मिले हैं जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं, और एक तरह से मैं बोला जाऊँ तो कई बार आपको शॉर्ट वे भी दिखाते हैं कि किस तरह से अपने गोल को अचीव करना है। तो रोल मॉडल की जहाँ तक बात है, मैं पेरेंट्स का ही बोलूँगा, और उसके बाद थ्रू आउट द लाइफ अलग-अलग पड़ाव पे कई मेंटर्स रहते हैं, कई लोग रहते हैं जो सपोर्ट करते हैं और जिनसे हम बड़ा कुछ सीखते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाज़िश। अब अगला सवाल तारिक अबरार साहब की तरफ से होगा। जी तारिक साहब। जी, नसीम बाजी करेंगे। जी, नसीम बाजी। जी, जी। इससे पहले कि मैं सर से अगला सवाल करूँ, मैं चाहूँगी कि मैं एक बार फिर से अपने सामीन को खुशामदीद कहूँगी, और इसके साथ-साथ मैं सामीन से इल्तमास भी करूँगी कि अगर अभी तक आपने तारिक इब्रार ऑफ़िशियल क्लब को, मॉडरेटर्स को और हमारी मेहमान हस्ती को भी ज़रूर फ़ॉलो करें, क्योंकि इससे आते हुए प्रोग्राम्स की नोटिफ़िकेशंस आप तक पहुँचाना आसान हो जाएँगी, और आप भी हिस्सा हो सकेंगे हमारे आने वाले मज़ीद प्रोग्राम्स का। और इसके साथ ही मैं सामीन आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये आज का हमारा आखिरी सवाल है, इसके बाद ऑडियंस सेशन शुरू होगा, और आप भी पैनल में आकर एक हिस्सा बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का, और अपना सवाल भी रख सकते हैं पैनल में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हस्ती से। और अब मैं अपने सवाल की तरफ आऊँगी। सर, तारिक इब्रार ऑफ़िशियल क्लब प्लेटफ़ॉर्म से हम तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसे से अवेयरनेस लाने और गुज्जर कौम और गोजरी ज़ुबान और उर्दू ज़ुबान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। इस बारे में अगर आप हमें कोई पैगाम देना चाहें, तो आप प्लीज़ ज़रूर दें। देखिए, तारिक साहब से जो मेरी वाक़फ़ियत है काफ़ी पुरानी है, और मैंने इनको देखा है किस तरीके से ये अपने कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए, स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है जिसको ये चूज़ किया गया है। हालाँकि मैं वही कह रहा था कि आज का दौर हम लोग लकी हैं कि हमारे पास आईटी इंटरवेंशंस हैं, हमारे पास ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जिन पे हम अपनी बात रख सकते हैं, सुन सकते हैं। मैं आपको अगर वाक़ई एक सच बात बताऊँ तो जब हम कॉलेज में थे या जब हम तैयारी कर रहे थे, तो हम तरसते थे कि हम किसी आईएएस ऑफ़िसर या किसी ऐसे जो भी एम हो, जैसे जब हम अपना एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे रहे थे, तो हम भी सोचते थे कि हम किसी डॉक्टर से मिल पाएँ।
वो हमें थोड़ा गाइड करें। और आज ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इन्होंने इसको बहुत आसान कर दिया है, लेकिन इसमें जो आप मेहनत कर रहे हैं ये बिल्कुल काबिल तारीफ़ भी है, और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा लोगों को हो रहा है। इसी के साथ-साथ ये जो हमारे इवेंट्स हैं ये रेगुलर बेसिस पे चलते जा रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। और अब ये जितने भी हमारे नए प्लेटफ़ॉर्म हैं आज के टाइम पे, हमारे अगर सपोज़िंगली यहाँ पे कुछ हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हैं और उनको कोई डाउट्स हैं, उनको किसी तरह की कोई अपनी बात रखनी है, कोई डाउट्स हैं, तो उनके लिए भी कई तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। हमने इनफैक्ट जब शुरुआत में जब मैंने क्लियर किया था तो हमारा एक ग्रुप होता था, टेलीग्राम पे ग्रुप होता था या और उस तरह के प्लेटफ़ॉर्म पे ग्रुप होता था जिसमें क्वेरीज़ आया करती थी और उसमें हम जवाब दिया करते थे। तो उसको भी यूटिलाइज़ करके इसमें आगे बढ़ा जा सकता है, फ़ॉलो अप किया जा सकता है, कि जो लोग इसके बारे में बाद में भी बात करना चाहें। तो वो एक मेरा सजेशन रहेगा। मुझे उम्मीद है कि वैसा कुछ कर भी रहे होंगे, बट मुझे लगा कि वो चीज़ हम कर सकते हैं। उसके अलावा मैं बोलूँगा कि ये बहुत ही बेहतरीन है, और हम चाहेंगे कि इसको और भी ज़्यादा जगहों पे रेप्लिकेट किया जाए। और इनफैक्ट मैं यहाँ पे भी कोशिश करूँगा कि हमारे जो लोकल ग्रुप्स हैं उन पे भी ये चीज़ इंट्रोड्यूस की जाए, और क्लब हाउस पे या इसी तरह के किसी प्लेटफ़ॉर्म पे इस तरह के डिस्कशंस मज़ीद हों। जी, जी, बहुत शुक्रिया सर। जी, तारिक भाई। जी, तारिक भाई शायद कॉल पे हैं और जी, जी, मैं बिल्कुल बोलिए मेरी आवाज़ पहुँच रही होगी यकीनन। बहुत जी, शुक्रिया, बहुत उम्दगी से डॉक्टर अवैस साहब ने तमाम सवालात के जवाबात भी दिए और हम बहुत कुछ सीखने को हमें मिला। तो हम यहाँ पे हम ऑडियंस का सेशन हम ले सकें। हमारे स्पीकर पैनल में बहुत ही मुअज़्ज़ज़ हस्ती बीबीसी की ब्रॉडकास्टर और बहुत अच्छी सहाफ़ी नईमा महजूर साहिबा, ये बहुत जो है इन्होंने वुमेन डेवलपमेंट पे भी काम किया है, तो सहाफ़त में बहुत बड़ा नाम है। तो मैं उनसे गुज़ारिश करूँगा कि आज के प्रोग्राम के हवाले से या कोई भी किसी भी हवाले से बात करना चाहेंगी और हमारे जो सामीन हैं उन तक कोई पैगाम देना चाहें या कोई भी अपनी बात रखना चाहें तो ज़रूर माइक को जो है अनम्यूट करके बात करें। जी। जी, शुक्रिया तारिक साहब, अस्सलाम वालेकुम उवैस साहब और नसीमा और मुश्ताक साहब और जो सामईन में हमारे बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। वालेकुम अस्सलाम। उन सबको सलाम। और ये मेरे लिए बहुत ही एज़ाज़ की बात है कि मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ, आपके साथ बात कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा। ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है कि जिन लोगों ने करियर में कोई अच्छा काम किया है या बहुत ही स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं और दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं, तो उनको इस प्लेटफ़ॉर्म पे लाना और उनकी एक्सपीरियंसेस, उनकी एक्सपर्टीज़, उनकी नॉलेज, उनके स्किल्स के बारे में बात करना, आई मीन इट्स अ वेरी, वेरी गुड इनिशिएटिव। दैट्स व्हाई आई जस्ट केम ऑन द स्पीकर पैनल। मैं इस तरह के मुझे याद आ रहा है कि व्हेन आई जॉइन्ड रेडियो एट दैट टाइम, उन दिनों मुझे लग रहा था कि देयर वर ओनली 1 और 2 आईएएस ऑफिसर्स इन जे&के एंड हमारे जो एक बच्चों का प्रोग्राम होता था हमारे रेडियो से जिसको होनहार कहते थे, आई डोंट नो एनीबॉडी नोज़ अबाउट इट, बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम था। और उन दिनों मैंने ये एक इनिशिएटिव किया था कि उन जो आईएएस हमारे पास एक तो ही लोग थे इन जे&के, और हालांकि वो भी बाहर के काडर से आए थे जम्मू में। एक जलील खान साहब थे, बहुत ही मशहूर, और गवर्नमेंट में उनका काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन था। तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया था उस वक़्त की जो हमारे बच्चे होते थे जो 10+2 में उसके बाद से उनको करियर चूज़ करना होता है। तो उनके साथ मैंने एक मीट द एमिनेंट एक प्रोग्राम शुरू किया था। तो देन आई वुड इनवाइट ऑल दोज़ किड्स, these children and some eminent personality, mostly from different I mean aspects of life, जिन्होंने कुछ किया था। तो उनके साथ एक इंटीग्रेशन, जो एक इंटरेक्शन होती थी, तो उससे काफ़ी लोग इतने ज़्यादा वो इंस्पायर होते थे, क्योंकि हमारे वहाँ पे कश्मीर में 2 ही जो प्रोफेशंस थे, ईदर यू हैव टू बी डॉक्टर और यू हैव टू बी इंजीनियर।
और वो इस तरह से बन गया था कि लोगों का कंडीशन जो बच्चों का हुआ था कि भाई देयर आर ओनली 2 फील्ड्स फॉर अस एंड वी हैव टू गो ओनली इन दीज 2 फील्ड्स। लेकिन उसके बाद से जो एक होराइजन उनका थोड़ा सा आउटलुक जो है बहुत ही वो वाज़ेह हो गया कि देयर आर अदर फील्ड्स वेयर आवर किड्स कैन गो एंड कैन चूज़ अ करियर इन डिफरेंट फील्ड्स। तो ये फिर आपने देखा होगा कि क्योंकि हमारे बच्चे फिर आईएएस में भी आ रहे हैं और दूसरे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं ऑल इंडिया लेवल पे बहुत सारे, तो उनमें हमारे बच्चे बहुत ही एक्सेल करते हैं। मोस्टली आई एम प्राउड टू से दैट कि गर्ल्स उनमें बहुत ही स्मार्ट हैं, ज़्यादा वो आगे आती हैं। तो मैंने खुद यूपीएससी से किया था एंड व्हेन आई जॉइन रेडियो एंड आई वाज द प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव देयर इन ऑल इंडिया रेडियो। तो वो भी उस वक़्त एक बहुत बड़ा माना जाता था कि भई जिस तरह आईएएस, आईपीएस है, इसी तरह आईबीएस है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। तो ये एक स्ट्रगल भी होती है, डेडिकेशन है, हार्ड वर्क है। तो इसमें हम सबों को कोशिश करनी चाहिए, दोज़ हू हैव डन समथिंग गुड, और उनको दूसरों के लिए इस तरह से अगर ये प्लेटफ़ॉर्म है उनको लाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, अपने यूथ को इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि ये जो लोग जो आगे चले हैं, जो कुछ हासिल कर चुके हैं, तो दूसरे लोगों को इससे एक जो है एक रोड मैप जिसे हम कहें लाइफ का, वो मिल जाता है। और बहुत ही फ़ायदेमंद है अगर हम चूज़ भी ना करें, लेकिन फिर भी जो दूसरी लाइफ स्टोरीज़ होती हैं एंड मोस्टली दोज़ सक्सेस स्टोरीज़, सो यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दीज़ थिंग्स। तो आई रियली मीन appreciate you guys and thank you for organizing such room and inviting Uwais साहब। और उन्होंने जिस तरह से यहाँ पे बात की और रखी बात, एक और चीज़ मैं उनसे कहना चाह रही हूँ कि जो ये हमारा गुज्जर बकरवाल तबका है, इनके लिए भी ड्यूरिंग व्हेन आई वाज वुमेन्स चेयरपर्सन, दिस कमीशन चेयरपर्सन, उस वक्त भी मैंने देखा था उनकी हालत जो ख़ास तौर से हॉस्टल्स में है, और जो एजुकेशनल जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलनी चाहिए, तो उसमें थोड़ा-सा हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे इलाकों में मैंने एक बीबीसी के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। ये जो हमारे जो नोमैड्स होते हैं, जो एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते हैं, तो उन दिनों मैंने इतनी कोशिश की थी कि उनके लिए जो है एक मोबाइल स्कूल भी होना चाहिए, जहाँ-जहाँ वो जाते हैं, तो उनके बच्चे जो हैं वो उसमें तालीम से महरूम ना हो जाएँ, तो उनको वो तालीम का कुछ थोड़ा बहुत साथ रहे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिन पे हमें फ़ोकस करना चाहिए, और पर्टिकुलरली इन जे-एंड-के वी नीड टू डू अ लॉट फॉर दिस डाउन ट्रॉडन क्लास। और इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लेना है और काम करना है। तो आई होप दैट ओवैस साहब जो हैं वो इस पे थोड़ी-सी अपनी तवज्जो भी मरकूज़ करेंगे एंड ही विल इन्वॉल्व पीपल who have already worked in different fields, so that there will be a joint initiative for these I mean downtrodden या जो पसमानदा तबके के लोग हैं, उनकी तालीम के लिए, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और उनके करियर के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ चांस। थैंक्स अ लॉट। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं ज़रूर बात करूँगा मोहतरमा नईमा साहिबा के बात पे। इससे पहले डॉक्टर उवैस साहब से गुज़ारिश करूँगा कि वो कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहें। जी बिल्कुल मैडम, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि वाकई में जो हमारे लोग हैं, जो ख़ास तौर पे इस पिछड़े इलाके में भी रह रहे हैं, एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे जो हमारा एंड पॉइंट पे सर्विस डिलीवरी है, वो भले ही एजुकेशन की बात हो, हेल्थ सेक्टर की बात हो, वो कहीं न कहीं कमज़ोर रहती है और उसको इम्प्रूव किया जा रहा है। और यही कोशिश है कि जो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, क्योंकि किसी भी माशरे में, किसी भी इलाके में हमें अगर तरक्की लानी है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पे एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। और ये बड़ी खुशी होती है कि कई सारे ऐसे बच्चे जो हैं वो आज मेहनत कर रहे हैं। और हर साल हम देखते हैं कि हर साल के हमारे जितने भी, वो भले यूपीएससी के रिज़ल्ट्स हों और बाकी जो भी रिज़ल्ट्स हों, उनमें बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में ये फैसिलिटीज़ और बेहतर होंगी और भी ज़्यादा इसके बारे में इम्प्रूवमेंट्स की जाएँगी।
तारिक साहब, अगर आपकी इजाज़त हो, मैं कुछ कमेंट सेक्शंस में क्वेश्चंस देख रहा था जिनके जी बारे में जी मैं बहुत बिल्कुल। ब्रीफली रिप्लाई कर दूंगा। जी जी सर बिल्कुल। तो मोस्टली मैं देख रहा था क्योंकि हमारा जब मेरी बात हुई तारिक साहब से तो ये थोड़ा सा यूथ के करियर गाइडेंस के बारे में था, तो उसी तरह के कुछ एक क्वेश्चंस और कुछ सजेशंस उसमें चैट में आए हैं, जिनमें से एक है कि जो पढ़ाई करनी है उसके बारे में कई सारे लोगों ने पूछा है कि किस तरह से पाथ फॉलो करना है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूंगा क्योंकि हमारे साथ कई सारे यूथ भी मौजूद हैं। आप जितने भी हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं जो यूपीएससी में ऑप्शनल लिए जाते हैं, उनकी एक बार आप देख लीजिए कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, क्योंकि वो ऑप्शनल जो होता है उसकी काफ़ी ज़्यादा वेटेज होती है, उसके काफ़ी ज़्यादा मार्क्स जो होते हैं वो मैटर करते हैं मेंस एग्जाम में। तो यूपीएससी या कोई भी जो सिविल सर्विस का एग्जाम है वो दो पार्ट्स में होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है। मेंस का ही एक पार्ट है पर्सनैलिटी टेस्ट। जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है उसमें सीसैट और बाकी जनरल स्टडीज का एग्जाम होता है। बहुत सारे लोग इससे वाकिफ होंगे। सीसैट जो है वो एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसमें कुछ मिक्स क्वेश्चंस रहते हैं जो आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट करते हैं, जिनमें मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ हमारे इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक जनरल एप्टीट्यूड को टेस्ट करते हैं। तो बहुत सारे हमारे जो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं जो कैट की तैयारी कर रहे हैं, जो इस तरह के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी वो उसमें बहुत बेहतर होते हैं। और जो जनरल स्टडीज़ हैं उसका प्रॉपर सिलेबस है। तो सिलेबस देखने में बहुत छोटा लगता है, बट एक-एक लाइन और एक-एक जो एक-एक टॉपिक है उसके ऊपर एक-एक बुक आपको मिल जाएगी, तो उस हिसाब से बहुत लेंथी है। तो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में सिर्फ़ ये ज़रूरी नहीं है कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि आज के टाइम पे, और ये हमारे टाइम से शुरू हो चुका था, कि स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। और अक्सर औक़ात लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि हम ये भी बुक्स भी खरीद लें, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भी मँगवा लें, डाउनलोड भी कर लें, वीडियो लेक्चर भी देख लें। तो टाइम बहुत लिमिटेड है और बहुत ज़रूरी है कि हम बेसिक चीज़ों पे स्टिक करें। तो जो भी किताबें हों वो बेसिक से आप शुरुआत करें। जैसे कि हम एनसीईआरटी की बात कर रहे थे, मैं देख रहा था कुछ हमारे लिसनर्स हैं जिन्होंने एनसीईआरटी के बारे में पूछा हुआ है। तो एनसीईआरटी आपके 9th, 10th, 11th, 12th की जो बेसिक किताबें होती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की और जो इकोनॉमी की होती है, इनके बारे में इनसे आपको मदद मिल जाती है, थोड़ा एक बेसिक प्लेटफ़ॉर्म बन जाता है। और उसके बाद हर एक टॉपिक की मैं बुक्स की डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट एक स्टैंडर्ड बुक होती है, जिसकी लिस्ट आपको कहीं से भी मिल जाएगी। तो वो वाली बुक्स को फ़ॉलो करें। बहुत ज़्यादा मटेरियल के ऊपर ना जाएँ, बस ये कोशिश करें कि जो आप पढ़ें वो उसमें आप थॉरो हों। जो भी आप सब्जेक्ट को पढ़ें उसके बारे में आपको पता हो और पुराने क्वेश्चन पेपर्स देख के आप उसका आंसर कर सकें। इसी तरह से इसी की थोड़ी-सी डिटेल और स्ट्रैटेजी रहती है मेंस में, जिसमें आपका ऑप्शनल भी इन्वॉल्व होता है और जो सब्जेक्ट हैं, जो जनरल स्टडीज़ हैं, वो और भी ज़्यादा डिटेल्ड हो जाती हैं। तो आप अपने ऑप्शनल जो चूज़ करें वो आपको पसंद होना चाहिए, यानी कि आपका उसमें थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए। बहुत सारे लोग हमने देखे जो ग्रेजुएशन हिस्ट्री में करते हैं, बट ऑप्शनल इकोनॉमी ले लेते हैं। तो उनका वो उसमें बैकग्राउंड नहीं होता है, थोड़ा-सा इंटरेस्ट कहीं से होता है, बट वो उस तरह से उसमें परफ़ॉर्म उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है जब आप कोई ऑप्शनल चूज़ करें, तो उसके बारे में थोड़ा-सा थोड़े दिन पढ़ के देखें। 5-10 दिन दे दें उसको। अगर आपको श्योर होना है कि आप इसी में आगे पढ़ पाएँगे, अलग-अलग टॉपिक्स उसके पढ़ के देखें, और अगर आपको लगता है कि आप इसमें होल्ड बना पा रहे हैं, तो वो करें। बहुत सारे लोग जो डिटेल्ड इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं या मेडिकल साइंस के सब्जेक्ट हैं, वो नहीं रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हैं। बट अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है आपने ग्रेजुएशन में जो पढ़ाई की है वो काफ़ी अच्छी है, तो आप उसके साथ एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो दे देना चाहिए। मेरा ऑप्शनल वही था जो मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था, वेटरनरी साइंस। और उसके साथ जो करंट अफ़ेयर्स है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के कमेंट्स हैं कि नोट्स कैसे बनाने हैं, करंट अफ़ेयर्स के नोट्स कैसे बनाने हैं। मैं अपना एक थोड़ा-सा शॉर्टकट तरीका ये बताऊँगा कि कोई एक अच्छा न्यूज़पेपर आप पकड़ लीजिए जिसको आप थॉरोली पढ़ेंगे दिन में। वो इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है, द हिंदू हो सकता है, नेशनल न्यूज़पेपर। और उसका एक आप अपना रजिस्टर लगाएँ या कोई नोट्स के लिए बुकलेट बनाएँ जिसके पोर्शन कर लें, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी अलग-अलग पार्ट बना लें, और जो उस दिन खबर आती है उससे रिलेटेड वो उसमें नोट करते जाएँ। और आपका वो फिर करंट अफ़ेयर्स के साथ-साथ आपका वो सब्जेक्ट वाइज़ भी करंट अफ़ेयर्स का नोट्स बनते जाएँगे। आज का ट्रेंड ये रहता है कि जो भी क्वेश्चन्स आते हैं वो पुराने जो टेक्स्ट बुक टाइप क्वेश्चन्स नहीं आते हैं, करंट अफ़ेयर्स बेस्ड क्वेश्चन्स आते हैं, जो आजकल हालात जो भी आस-पास चल रहा है उसके हिसाब से क्वेश्चन्स आते हैं, तो इसके ऊपर ध्यान दें। पर्सनैलिटी टेस्ट पे हमने पहले भी बात की। तो मुझे लगा कि ये ज़रूरी है कि क्योंकि हमने जिस चीज़ टॉपिक से स्टार्ट किया था, हम उसको कंक्लूड करके जो लोगों के डाउट्स हैं उनके बारे में बता सकें।
और मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं बस वो अगर फोकस्ड रहते हैं और मेहनत करते हैं और थोड़ा-सा लाइफ में बैलेंस भी रखते हैं, तो ये जो कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत बेहतरीन परफ़ॉर्म करेंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही उम्दगी से जो है हर चीज़ को कवर करने की कोशिश की, हम शुक्रगुज़ार हैं। मैं बात कर रहा था नईमा महजूर साहिबा का। मैं भी सहाफ़त से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो नईमा साहिबा का नाम तो काफ़ी सुना है, लेकिन आज इंटरैक्ट करने का मौका मिला। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनका कि हम जो है 38th प्रोग्राम कर रहे हैं। पिछले साल हमने शुरू किया था ये उर्दू का प्रोग्राम है एक, इसके अलावा भी हमारा गोजरी का प्रोग्राम चलता है। तो हम शुक्रगुज़ार हैं और हम कोशिश करेंगे नईमा साहिबा को भी किसी प्रोग्राम में मदऊ करेंगे और एक अच्छी जो है डिबेट होगी, अच्छी बातचीत होगी। तो जो जो सोसाइटी के लिए वर्क करना है, हमने बहुत चीज़ें नईमा साहिबा से सीखी हैं। कलमी तौर पर बहुत देखा, पढ़ा है। तो बहुत शुक्रिया मैडम जी। अ, तो इसके बाद हमारे स्पीकर पैनल में हम देखते हैं तो हमारे बांडीपुरा से ही एक होनहार लड़का है रईस। तो रईस ने जो है काफ़ी अच्छे नंबरात भी 12th में लाए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि रईस कुछ कहना चाह रहे हैं तो वो अपना माइक अनम्यूट करके बात रखें। सॉरी तारिक, इससे पहले कि रईस बात करें, मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी और बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे जी, जी यहाँ मैम, पे बुलाने का। थैंक तो आप मैं हमारे इंशाल्लाह आगे भी जब भी आपको ज़रूरत हो, मैं इंशाल्लाह आपकी इसमें स्पेसेस में आऊँगी और जो भी हमसे हो सके हम काम करेंगे इंशाल्लाह। जी, जी, और इंशाल्लाह शुक्रिया बहुत-बहुत और अल्लाह सलामत रखे सबको। जी, जी, खुदा बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया। जी, जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अगले जो हैं स्पीकर फैसल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप प्लीज़ कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, इट इज़ ऑनर टू मीट यू सर हियर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें? जैसे कि सर मैं अभी +2 में पढ़ रहा हूँ, मेरे सब्जेक्ट जो है आर्ट्स के हैं, तो ह्यूमैनिटीज़ में सर मैं मतलब किस तरह से अपना टाइम मैनेज करूँ कि मैं अपना मतलब 12th स्टैंडर्ड के जो सब्जेक्ट्स में मैं उनमें फ़ोकस्ड रहूँ या मतलब एनसीईआरटी जो कि आपने अभी बोला उनमें रहूँ? सर तो यही है सर। फैज़ल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। जो आप अभी 12th स्टैंडर्ड में हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने जो बेस है वो आपका स्ट्रॉन्ग रहे। जो जो आपकी जो आप अभी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उसमें आप काफ़ी ज़्यादा उसमें माहिर रहें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी फोकस ज़्यादा करें अपने 12th स्टैंडर्ड में, क्योंकि एक बहुत ही क्रूशियल ईयर होता है। और इसी के साथ जब आप ये सारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करना चाहूँगा। अक्सर औक़ात मेरे से कई बार इंटरेक्शन होती है, जो अभी काफ़ी छोटे हैं, 6th 7th क्लास में पढ़ रहे हैं और वो बोलते हैं कि हमें यूपीएससी या सिविल सर्विसेज़ के लिए पढ़ना है। तो एक जैसा ही इसके लिए जवाब रहेगा कि अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो सब आपको काम आएगा। और इनफैक्ट अगर आपके आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं तो ये तो मेन सब्जेक्ट्स रहते हैं यूपीएससी के लिए। तो ये सब आपको बाद में एग्ज़ाम्स में काम आना है। तो इसमें आप जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से अभी अपना बेस बना लेंगे और इसमें डीप जाके पढ़ाई कर सकेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको आगे फ़ायदा होगा, टाइम भी बचेगा और आगे आने वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होंगे। तो आपका फ़ोकस ज़्यादा आपके 12th स्टैंडर्ड पे होना चाहिए, क्योंकि अभी 6th-7th वाले जो टेक्स्ट बुक्स की मैं बात कर रहा था वो तो प्रिपरेशन के टाइम अगर आप उसको एक रिवाइज़ करने के लिए पढ़ेंगे तो वो आपको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, अगर आपके 12th के बेसिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और दूसरा, इसी के साथ-साथ हम लोग अक्सर औक़ात स्कूल में अपनी टेक्स्ट बुक्स और बाकी स्टडीज़ का पे ध्यान दे देते हैं। जो करंट अफ़ेयर्स है उस पे ध्यान नहीं दे पाते। मुझे खुद स्कूल के टाइम की मैं बात करूँगा तो अखबार पढ़ना, हमारे टाइम पे अखबार में वो एक कॉमिक पेज आता था, वो तो हम पढ़ लेते थे, बट पूरा अखबार पढ़ना पसंद नहीं आता था। बट ये बाद में ये हैबिट डालना फिर ये मुश्किल भी हो जाता है। और अगर आज से ही आप करंट अफ़ेयर्स के साथ जुड़े हुए हैं तो ये आने वाले टाइम में ये चीज़ आपको ध्यान रहती है और ये एक लिंक बनता चला जाता है हर एक चीज़ का। एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगा, जब हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो ये कंटीन्यूअस एग्ज़ाम होता है। इसमें कई बार आपको बीच में छुट्टी मिल जाएगी, प्रिपरेशन के लिए हॉलिडे मिलेगी, कई बार नहीं भी मिलेगी। आपको एक एग्ज़ाम आज है तो कल एक एग्ज़ाम देना है। और जो पढ़ाई करनी है वो आप अगर सिलेबस देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये कई सारे ग्रेजुएशंस का सिलेबस एक साथ मिक्स हो गया है, तो बहुत कुछ पढ़ने के लिए है।
तो उन दिनों जब आप लिखने बैठते हैं तो जो आपने 6 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कई बार वो चीज़ भी याद आती है और वो चीज़ काम आती है, कई बार जो आपने फ्रेश पढ़ा है वो काम आता है। तो ओवर द ईयर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम है या आपके आने वाले टाइम में आप हर एक फील्ड में चीज़ देखेंगे कि कोई भी जो नॉलेज है वो वेस्ट नहीं जाती है। तो ये ओवर द ईयर बिल्ड करना होता है और इसके लिए करंट अफेयर्स पे ज़रूर ध्यान दें आज के टाइम पे। आप अपनी पढ़ाई के साथ-साथ एक अखबार पढ़ते रहें, उसकी इम्पोर्टेंट कटिंग्स रखें और अच्छा क्वालिटी का अखबार, कोई भी नेशनल अखबार पढ़ते रहें और उसके ओपिनियंस पढ़ें। इंग्लिश वहाँ पे किस तरह से आर्टिकुलेट की गई है उसको पढ़ें, किस तरह से वो अपनी बात समझा रहे हैं उसको पढ़ें। बैलेंस व्यूज़ रखें हर एक चीज़ को लेके। तो ये पॉजिटिव आउटलुक रखें और साथ-साथ में जब आप ग्रेजुएशन के नज़दीक पहुँचे, ग्रेजुएशन के मिड में हों, तो फिर आप बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन था सर। सर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है यूपीएससी में, सर उसका मतलब हम कैसे कर सकते हैं चूज़ के हम कौन सा लें सर? उसमें मतलब कौन सा क्या इंटेंशन रहना चाहिए हमारा कि हम कैसे वो चूज़ करें सर? ऑप्शनल सब्जेक्ट काफ़ी लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि इसमें आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो नॉर्मली आप किसी एक सब्जेक्ट में तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली वो ऑप्शनल सब्जेक्ट का पार्ट भी होता है वहाँ पे। तो अगर आप ऐसा सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रहे हैं जो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप उसकी पढ़ाई अच्छे से कर पा रहे हैं। यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए तो 1 साल मिलता है, बट आपको अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट पढ़ने के लिए तो ग्रेजुएशन के वो जो 4 साल या 5 साल हैं वो मिलते हैं। तो आप बहुत बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग उसी में कंफर्टेबल होते हैं कि जो उनका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है वही उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिनको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज करना पड़ता है। जैसे कुछ अगर प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट में अवेलेबल नहीं है या उनको लगता है कि हम कोई और सब्जेक्ट लेंगे, तो उसमें ये चीज़ ज़रूर कर लें। ये हमने खुद भी आज़माया है क्योंकि हमारे टाइम पे 2 ऑप्शनल होते थे। तो एक तो हम अपना सब्जेक्ट रख पाते थे, बट दूसरा ऑप्शनल कैसे चूज़ करें? तो कई बार 10 दिन, 15 दिन एक सब्जेक्ट को पढ़ के देखा, उसमें इंटरेस्ट बनता है, नहीं बनता है। पहले तो उसको सिलेबस देखा आपने, इंटरैक्ट किया बाकी लोगों के साथ कि उस टाइम ये भी चीज़ें मैटर करती हैं कि इसका सिलेबस कितना ज़्यादा है, कितना डीप इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट के बारे में। तो वो सब कुछ देख के एनालिसिस करके अगर आप चूज़ करते हैं और उसको उसको 10 एक दिन उसमें पढ़ते हैं तो आपको खुद पता चल जाता है कि आप इसमें इंटरेस्ट अपना बना पाएँगे और किस तरह से आगे परफ़ॉर्म कर पाएँगे। तो आने वाले जो टाइम होता है जब आप एग्ज़ाम देने वाले होते हैं तब ये चीज़ें हेल्पफुल रहती हैं और ईज़िली चूज़ हो जाती हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। हम जो है ऑडियंस का सेशन थोड़ी देर में जो है 2 ही ऑडियंस हैं, अगर कोई और स्टूडेंट आना चाहता है तो 1-2 स्टूडेंट्स हम ले सकते हैं। वक़्त की गुंजाइश बहुत कम है। तमाम सामीन का शुक्रगुज़ार हूँ। यस सर, मेहमान मी जी, जी, मेहमान साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इट्स एन ऑनर इन बीइंग फ्रंट ऑफ यू। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, जी अगर आप यूपीएससी ऑफिसर इस वक्त नहीं होते तो आप कौन से इस फील्ड में जाते और आपकी हॉबीज क्या थी? थैंक यू नुमान हेलो। साहब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है और देखिए, एक तो जो हमारा जो जिस फील्ड में हमने ग्रेजुएशन किया था वो तो मौजूद था ही, बट अगर मैं आपको वाकई बताऊं, अगर आज के दौर की आप बात करें और अगर जिस तरह से मैं परसीव करता हूं कि अगर यूपीएससी वाली तरफ हम नहीं गए होते, हालांकि उस टाइम सोचा नहीं था बहुत ज़्यादा, हम तो तैयारी पे ही लगे हुए थे, तो मुझे लगता है कि मैं ज़रूर कोई ना कोई सोशल वर्क में जुड़ना चाहता और लोगों की मदद करना चाहता। या एक तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी मैं जाना चाहता, ताकि हम एक तो कुछ एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो खुद भी अपने लिए भी रोज़गार पैदा करते हैं और दूसरों के लिए भी करते हैं और उसी के साथ-साथ मेरा कुछ ना कुछ सोशल वर्क चलता रहता। तो ये मेरी जो एक ख्वाहिश है कि हम लोगों का काम कर सकें तो वो भी उससे फुलफ़िल हो जाती। और इसके साथ हमारा जो आपने हॉबीज़ की बात की, तो आई एम वेरी मच ओरिएंटेड इनटू टेक। जो टेक्नोलॉजी होती है, जो टेक होती है, तो उसको लेके काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। तो मैं आपको बताऊँ, अगर जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था तो मैंने पहला अपना वो सर्किट बनाते हैं और वो सब बनाते हैं वो बनाया था और वो छोटी-छोटी चीज़ें हम बनाया करते थे।
तो उसमें उसके बारे में जानना, उसके बारे में सीखना, टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है, तो उसकी तरफ दिलचस्पी रहती है। और उसमें हम अपना जब भी कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं लेटेस्ट चीज़ों के साथ थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। तो यही है। जी, बट मुसाहिब साहब जो हैं वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि मैंने ऑलरेडी एनसीईआरटी स्टार्ट की है, मैंने पिछले साल ही 12th किया है और जो एनसीईआरटीज़ है उनके नोट मेकिंग मैंने स्टार्ट की है। अब सवाल ये है कि जो हमारी प्रिस्क्राइब्ड बुक्स होती है, फॉर एग्जांपल इंडियन पॉलिटी स्पेक्ट्रम में, उनको हम कहाँ से स्टार्ट करें? दूसरी बात मेरी ओएस सर से ये है कि जो हमारी तहसील लाइब्रेरी बांडीपुरा में अवेलेबल है, जब हम वहाँ पर जाते हैं, खास करके ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स, वहाँ पर हमें वो मटेरियल नहीं मिलता है कि जो हमारे लिए कारगर हो। वहाँ पर हमें जो मटेरियल मिलता है, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर जो मटेरियल मिलता है ज़्यादातर वो मेडिकल साइंस के होते हैं और ज़्यादातर जो मैथ्स सब्जेक्ट्स के बंदे होते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। जब हम वहाँ जाते हैं तो हम वहाँ डिस्करेज होते हैं कि हमारे लिए क्यों उस टाइप का मटेरियल नहीं है कि जिसको हम पढ़कर फिर आगे जा सकते हो या हम अपने सिलेबस भी कवर कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि हमारे कुछ वैसी बुक्स वहाँ पर रखिए जो हमारे लिए कारगर साबित हो। थैंक यू। आपका जो सजेशन है वो हमने नोट किया है। मैं इसमें बुक्स का अपडेशन ले लूँगा, कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं और जो मिसिंग हैं वो हम वहाँ पे अवेलेबल कराएंगे। जो एनसीईआरटी का मैंने आपको बताया था वो बेस बनाने के लिए ज़रूरी है कि उनमें उनको पढ़ के आप अपनी चीज़ों के बारे में बेसिक जान सकते हैं। बट फिर उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि आप जो बाकी सब्जेक्ट वाइज बुक्स हैं उन पे शिफ्ट करें। उन पे शिफ्ट करने के लिए जैसे जो आपने नाम लिए अलग अलग बुक्स के, इंडियन हिस्ट्री के, पॉलिटी के रहते हैं, उनको अच्छे से थॉरोली पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप ये पढ़ लेते हैं, आप नोट्स बनाएं उसका या उसको वहीं पे हाईलाइट करते हैं, जैसे भी आप पढ़ते हैं, सबका पढ़ने का तरीका अपना अपना होता है। तो जब आप जब पढ़ लेते हैं उसके बाद आप पुराने क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चनेयर्स देखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उससे आपको आपके गैप समझ आ जाएंगे कि कई बार बहुत सारी चीज़ें बुक्स में अवेलेबल होंगी लेकिन आपसे मिस हो जाएंगी, तो वो आपको समझ आएगा कि आप क्या चीज़ मिस कर रहे हैं। और कई बार आपको समझ आएगा कि इसको करंट अफेयर्स के साथ कैसे पढ़ना है। जैसे अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूंगा तो कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस आए होंगे जो कि रिसेंटली कहीं पे कोई साइक्लोन आया होगा, कोई अर्थक्वेक आया होगा, उससे कंसर्न होंगे, तो उससे भी आपको समझ आएगा कि हमें किस तरह के करंट बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी करनी चाहिए। बट पहले ज़रूरी है कि बेसिक्स स्ट्रांग हो। तो सबसे पहले एनसीईआरटी है, उसके बाद आपके जो रेगुलर बुक्स हैं वो हैं, उसके बाद आप उसको करंट अफेयर्स के साथ जोड़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे हम आज देख रहे हैं कि स्टूडेंट जो है वो सर दुनियाई पे ज़्यादातर जो है ध्यान देते हैं। सर जो इस्लाम है ये अब कम होते जा रहा है। जो फ्यूचर जनरेशन जो है सर इस्लाम पे जो है वो अब ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सर आप सर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ क्योंकि सर ये आज अचानक हो गया। तो सर अब मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप सर कोई स्टेप उठाएंगे इस्लाम के लिए कोई आप सर स्टेप उठाएंगे तो सर वो बहुत मेहरबानी होगी सर। यही मेरा क्वेश्चन है सर। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जी, ये मेरे ख्याल में बात कर रहे हैं कि जो मज़हबी टीचिंग्स है, जो मज़हबी तालीम है, इसके फ़रोग़ के लिए ये कितनी ज़रूरी है और बच्चे के ज़हन में कितनी होनी चाहिए? देखें, मैं शुरू से बात कर रहा हूँ कि लाइफ में हमेशा एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। किसी भी चीज़ में अगर ज़्यादा इन्वॉल्व हों और बैलेंस ना रख पाएँ, एक ही तरफ जाएँ, तो वो हमेशा ख़राब रहता है। तो जो आपका रिलीजन है, जो आपका दीन है, वो काफ़ी हद तक उसकी टीचिंग्स भी जो हैं, वो भले ही हम मोरालिटी की बात करें या अपनी इनर पीस की बात करें, अपने अंदर की शांति की बात करें, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसको भी साथ-साथ लेके चलना चाहिए, बट एक बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी रिलीजन हो, वो आपको ये ज़रूर कहता है कि आप इल्म हासिल करें, आप अच्छे से अच्छे बेहतर इंसान बनें और बुरे कामों से भी रोकता है और साथ ही साथ में आपको इल्म की तरफ, नॉलेज की तरफ भी लेके जाता है। उसके बारे में बताता है कि वो हासिल करनी भी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ भी काम आप करें, किसी भी तरफ एक एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए और एक बैलेंस लाइफ लेके, मुझे लगता है एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज ही होता है कि वो बैलेंस कैसे बनाएं। जब आप आगे बढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ चीज़ें धीरे धीरे स्टेबल होने लगती हैं, बट स्टूडेंट का जो होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी अवेलेबल होता है,
तो बहुत मुश्किल है बैलेंस बनाना। तो ज़रूरी है बैलेंस बना के अपनी पढ़ाई पे भी उतना ही ध्यान दें। जी बहुत शुक्रिया। मंजूरुल हक क्लाइवी साहब से गुजारिश है कि वो अपने तासरात जो भी बात रखना चाहते हैं। बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं डीएसपी मंजूर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तारिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज अवैस साहब से मुलाकात करवा के हमारे नौजवान पढ़े लिखे बच्चों की तशनगी को दूर करने की कोशिश की। इसके पहले भी आपकी काविशें रहीं और बड़े अच्छे लोगों के साथ मुलाकातें करवाई आपने। मुझे उम्मीद है कि आप फ्यूचर में भी इसी तरह के अप्रोच रखेंगे। तो मैं अवैस साहब से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारा एक ट्रस्ट है, उसके प्लेटफॉर्म पे हमने कोविड से पहले सोचा था कि हम जम्मू में इन बच्चों की गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए कोई आमने सामने का इस तरह का सेशन मुनक्कद करने के लिए कुछ हॉस्टल फैसिलिटी देने के लिए सोच रहे थे। फिर बीच में कोविड आ जाने की वजह से हम ऐसा नहीं कर पाए। और उसमें एक चीज़ जो हम मद्देनज़र रख रहे थे वो ये था कि जो स्टडी मटेरियल जो दिल्ली में अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से स्टडी मटेरियल, जैसे एक बच्चे ने क्वेश्चन भी किया कि हमें पढ़ें तो कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, उसकी ज़रूरत महसूस होती है। अगर हम फ्यूचर में कोई इस तरह के प्लान बनाएं तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई इस तरह का अच्छा कहीं से टीचिंग मटेरियल मिल जाए जिसको बच्चों के लिए मुहैया रखा जाए और एक अच्छी लाइब्रेरी मुहैया करवा दी जाए, हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटी, जो इस तरह के इंटरेस्टेड बच्चे हैं तो उसके लिए फ्यूचर में हम अगर कुछ इस तरह का प्लान कर पाएँ तो इसमें थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है। बिल्कुल मंजूर साहब, बहुत ही बेहतरीन ये है कि अगर आप इस तरह से प्लान करते हैं और स्टडी मटेरियल के साथ साथ कुछ कोचिंग फैसिलिटीज़ या बाकी फैसिलिटीज़ की आपने बात की। स्टडी मटेरियल देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जैसे पहले भी बोला कि स्टडी मटेरियल्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और आज के टाइम पे मैं कहूँगा कि ज़रूरत से ज़्यादा ही है। अगर कोई सिर्फ स्टडी मटेरियल के पीछे ही जाए तो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेके जो बुक्स हैं और कई सारे लोग हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी बुक्स अवेलेबल हैं, जो कर चुके हैं, और जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उनकी भी बुक्स अवेलेबल हैं। तो इसमें मैंने जैसे पहले भी कहा था कि बच्चे को क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है जानना कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई की तो कोई लिमिट नहीं है। और यूपीएससी या कोई भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम एक रिसर्चर को नहीं ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं जिनको हर चीज़ की बेसिक नॉलेज है। तो एक बेसिक सेट ऑफ बुक्स हर जगह रिकमेंड होती हैं, वो बेसिक सेट ऑफ बुक्स की लिस्ट कहीं से भी मिल जाती है। सबसे पहले वो होनी ज़रूरी है। और जो आप हॉस्टल फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि ये पढ़ाई इतनी ज़्यादा वास्ट है और स्ट्रेसफुल भी है, तो इसमें बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि जब एक ग्रुप साथ में ग्रुप स्टडी हो जाए, या कुछ जो हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो साथ में मिलके पढ़ें, एक दूसरे के डाउट क्लियर करें। हर बच्चे का स्टडी बैकग्राउंड अलग-अलग होता है। हर एक बच्चा हर एक अलग-अलग सब्जेक्ट में किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा होता है तो वो दूसरे की मदद कर सकता है जो उस सब्जेक्ट में वीक है। और ग्रुप डिस्कशन से किसी एक टॉपिक के बारे में किसी एक टॉपिक को पकड़ के उसमें उसके बारे में डिस्कस करना, उसके बारे में पर्सपेक्टिव बनाना, यही चीज़ है जो यूपीएससी एग्जामिनर्स देखते हैं कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं, बल्कि अगर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा तो आप किस तरफ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो एक बुक्स का बेसिक सेट हो और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन फैसिलिटी अवेलेबल हो, और जो लोग इसमें तैयारी कर चुके हैं या तैयारी करवाते हैं या जो सिलेक्ट हो चुके हैं, उनके साथ बीच-बीच में इंटरेक्शन हो, तो मुझे लगता है उससे बेहतरीन और कुछ हो ही नहीं सकता है, और वो काफ़ी है कोई भी एग्ज़ाम फेस करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तारिक साहब अगर इजाज़त देंगे तो एक बच्चे ने वो इस्लाम के बारे में एक सवाल किया था, उसके हवाले से मुख्तसर से 2 सेंटेंस गुजारिश करूंगा कि हमारे बहुत अच्छी बात है कि बच्चों का रुझान इस्लाम की तरफ है, और इस्लाम की तालीम से ज़्यादा बेहतर उसकी एक बंदे के अंदर जो तालीम हासिल कर चुका है उसके एतबार से उसके कैरेक्टर को बिल्ड करना है। उसके अंदर राइचियसनेस आ जानी चाहिए, ईमानदारी आ जानी चाहिए, और अगर वो ईमानदारी से हर एक काम करे तो उसके कैरेक्टर को देखकर बाकी लोग भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और वो अट्रैक्शन दुनिया और दीन की दोनों तालीमात जो हैं वो यकसां लेके चल सकता है।
मुझे लगता है कि एक आईएएस के लिए जो तैयारी करने वाला बच्चा है उसको सबसे पहले राइचियस होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। और अवैध साहब ने भी अपनी बात में ये कहा कि जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं, सबसे पहली बात वहां पे जो जज की जाती है आपकी, कि वो आप ईमानदारी से जवाब दें। तो इतनी गुजारिश कर रही थी, शुक्रिया। जी जी बिल्कुल सर। जो आप बात बता रहे हैं बिल्कुल ईमानदारी से जवाब देंगे तो शख्सियत की जो है अक्कासी हो जाती है उससे। तो यहाँ पे चैट में एक बहुत अच्छी सजेशन आई है चौधरी आबिदा साहिबा की कि बांडीपुरा के डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी अच्छा आपने सर काम किया है, बहुत अच्छी अप्रिसिएशन हो रही है। तो इनका कहना है कि रिमोट एरियाज़ में खासकर ट्राइबल एरियाज़ में जो है कैरियर काउंसलिंग के लिए मतलब सेशंस होने चाहिए, तो ये सजेशन आई है। आप इस तरफ भी जो है ज़रूर तवज्जो दीजिएगा। जी सर। बिल्कुल, हाल ही में हमने कुछ करियर काउंसलिंग सेशंस करवाए थे, हम और भी करवाएंगे। जी जी बट जैसा आपका प्लेटफॉर्म है, ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से कोई लीड लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जैसा मैंने पहले भी बोला, लिमिट रहती आ पाएंगे। बट इस तरह के प्लेटफॉर्म से हम लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लास्ट जो स्पीकर रईस साहब हैं, रईस साहब कुछ कहना चाह रहे हैं तो उसके बाद हम इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। जी रईस साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? थैंक यू सर। मैं और एक सवाल करना चाहता हूँ सर कि जब भी हमारे बांडीपुरा में कोई इनिशिएटिव होता है तो उसमें सबसे मेन फोकस जो होता है वो ट्राइबल स्टूडेंट्स पर जाता है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जनरल कैटेगरी में भी वो वैसे बंदे हैं कि जिनसे कुछ एसटी बंदे भी बेहतर है, यानी इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन होते हैं उनके बारे में भी सोचना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मेरा फादर जो है वो भी एक मेसन है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मुझसे भी कुछ ऐसे बंदे हैं जो मुझसे भी कमजोर हैं, इकोनॉमिकली वीक है, उनके लिए भी कुछ इनिशिएटिव्स होने चाहिए, करियर काउंसलिंग उनके लिए भी स्टार्ट होनी चाहिए। जी, जी, बहुत अच्छी सजेशन है, ज़रूर इसका उजाला करेंगे। सर आप कुछ कहेंगे? देखिए, जब भी हम करियर काउंसलिंग सेशन करवाते हैं तो हम उसमें डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं। हाँ, ये बात है कि हमने पिछले दिनों में लेडीज़ के लिए, फीमेल्स के लिए अलग से करियर काउंसलिंग सेशन करवाया था, जिसमें एक्सक्लूसिवली फीमेल्स थे, क्योंकि हमने अलग-अलग अचीवर्स लाए थे। वो उसका एक अलग मोटिव भी था, उसमें ये चीज़ भी दिखाना था कि आप ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं। बट उसके अलावा जितने भी हमारे करियर काउंसलिंग सेशन हैं, उसमें किसी चीज़ का कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया जाता और मुझे नहीं लगता कहीं पे भी किया जाना चाहिए। सबको इस चीज़ का मौका मिलना चाहिए और ख़ास तौर पे ये करियर काउंसलिंग सेशन का एम ही ये है। अगर मैं कंपेयर करता हूँ कि बांडीपुरा है, पुंछ है, रजौरी है, यहाँ के जो स्टूडेंट हैं और जो स्टूडेंट दिल्ली पहुँच पा रहे हैं, वहाँ पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो एक जो दिल्ली पहुँचा है उसके पास ऑब्वियसली ज़्यादा एडवांटेज हो जाती है। तो वो माहौल यहाँ पे बनाया जाए और यहाँ पे वो सब लोगों तक वो चीज़ पहुँचाई जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही एम लेके करियर काउंसलिंग सेशंस होते हैं। पर्टिकुलर किसी एक सेक्ट के लिए ऐसा नहीं होता है। तो जब हमारे आगे भी होंगे, या इनफैक्ट ये जैसे मैंने तारिक साहब से गुज़ारिश की और मैं इसमें कोशिश करूँगा कि हम भी अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इनफैक्ट हमने कुछ वेबिनार्स शुरू किए थे, बट क्योंकि बच्चों के स्कूल और कॉलेजेस वगैरह स्टार्ट हो चुके थे, उस वजह से उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स और आउटरीच नहीं रह पाया। हमारी अब कोशिश है कि जैसे ही थोड़े से हमें सेशंस फ्री होते हैं और प्रॉपर पब्लिसिटी के साथ हम अपने डीसी ऑफिस से भी वेबिनार शुरू करेंगे, यानी कि वीडियो लेक्चर्स होंगे जो किसी एक टॉपिक को चूज़ करके होंगे, उनकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी गई है। और उससे वो सारे लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, सारे उन क्लासेस को देख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। और इनफैक्ट कोई भी जिसमें काबिलियत है, एग्ज़ाम ऐसा है ये कि जिसमें काबिलियत है, जिसने मेहनत की है, वो आगे अचीव करेगा। बाकी जो जो मेहनत उतनी नहीं कर पाएगा, वो इसमें किसी भी तबके का हो, वो अचीव नहीं कर पाता है। जी बिल्कुल सर। बिल्कुल आपने बहुत मुनासिब इसका उजाला किया। नुमान मीर साहब हैं हमारे साथ, आखिरी स्पीकर। शुक्रिया मुझे टाइम देने के लिए। सर वैसे सर आपने अभी मेंशन किया कि आप टेक में इंटरेस्टेड थे। मैं भी टेक में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। इनफैक्ट मैं मैंने बांडीपुरा को फर्स्ट पोजीशन मुझे मिली है इंस्पायर स्टूडेंट के लिए, मैं सिलेक्ट हुआ था। और मैं सिंगापुर ट्रिप के लिए भी ये नॉमिनेट हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड आया उस वक्त में। लेकिन जब से मैं 12th में आया और 11th में आया, मुझे लगता है मैं उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहा, क्योंकि सिलेबस का लोड बहुत ज़्यादा है, उतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं टेक में इंटरेस्टेड कि मैं टेक ये काम कर सकूँ हॉबी में।
मैं पहला स्टूडेंट था जो बांडीपोरा से जिसने फर्स्ट पोजीशन लाई श्रीनगर में, ये टेक रिलेटेड सेमिनार था वहाँ पे। बहुत बहुत बेहतरीन। नुमान साहब, मुझे ये बताइए आपका अभी सब्जेक्ट्स क्या हैं 11th-12th में? जी मेरा इस वक्त नॉन मेडिकल है। नॉन मेडिकल है, बहुत बेहतरीन। आप तो इसमें आगे करियर भी चूज कर सकते हैं। ये तो फ्यूचर है। कोविड ने ये दिखा दिया है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है टेक्नोलॉजिकली कनेक्टेड वर्ल्ड हो, और बहुत सारी जो आसानियाँ इससे आती हैं। तो ये एक खुद में एक करियर पाथ है, और अगर आप इसको चूज़ करना चाहें तो स्काई इज़ द लिमिट। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप ना सिर्फ अपने माशरे के लिए, बल्कि हर एक उस तबके के लिए, हर एक दुनिया के किसी भी कोने के किसी भी तबके के लिए मदद कर सकते हैं, अगर आप टेक्नोलॉजिकली पढ़ाई करें और उसमें आगे जाके किसी भी तरह ऐप बना के, पोर्टल्स बना के, कुछ भी करके आप मदद कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है। इसको अपनी और अगर आपकी हॉबी ही आपकी प्रोफेशन बन जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता। ये सजेशन है, बट ऐसे ही मुझे अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी हुई है जान के आपके अचीवमेंट्स के बारे में। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो आपने देखा होगा वो बिलाल अहमद बख्श जो साहिब का जो टीचर था, जिन्होंने ये इनिशिएटिव दिया था, उन्होंने सोलर कार बनाई थी। मैंने ये इनिशिएटिव एक दिया था 9th में, जो था सोलर साइकिल के मुताबिक था वो, और लैक ऑफ फंड्स और स्पॉन्सरशिप की वजह से मैं वो कर नहीं पाया। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बहुत इंस्पायरिंग है, बाकियों के लिए भी बहुत इंस्पायरिंग है। बस अब आप अगर टेक वाली फील्ड में ही अपना करियर चूज़ करना चाहते हैं, आप मेरे से मिल भी सकते हैं, अगर मैं कुछ गाइड कर पाऊँ, क्योंकि मेरे काफ़ी जानकार हैं, काफ़ी सारे दोस्त हैं जो इस फील्ड में हैं। कुछ लोग बहुत अच्छी-अच्छी कंपनीज़ जैसे गूगल है, अमेज़न है, उनमें काम भी कर रहे हैं। तो और दुनिया में कुछ ना कुछ डिफरेंस ला रहे हैं। बहुत ज़रूरी है इस वाली फील्ड में भी जाना। अगर आप इसमें थोड़ा-सा और जानकारी, मैं कुछ मदद अगर आपकी कर पाऊँ और आपको थोड़ा गाइड कर पाऊँ, तो आप मुझसे मिल सकते हैं। थैंक्स सर, थैंक्स सर। अब ये आपसे बात करके हेल्प होगी मेरी। थैंक्स वेरी मच सर। मैं तमाम सामीन का जितनी भी शख्सियात हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं, तो तमाम शख्सियात का मैं शुक्रगुजार हूँ। फर्दर नाम लेना यहाँ पे मुमकिन नहीं है, सर के पास वक्त की बहुत किल्लत है। तो अब मैं अपने टीम मेंबर मुश्ताक खालिद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो बाकायदा शुक्रिया की तहरीक पेश करें और आज का प्रोग्राम अख्ताम तक पहुँचाएँगे। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। तारिक अबरार ऑफिशियल क्लब हाउस चैनल की तरफ से करियर काउंसलिंग और दीगर अहम पहलुओं के मतलब बातचीत पर मबनी फ़िक्र-ओ-अमल सीरीज़ के 37वें प्रोग्राम में हमारे मेहमान शख्सियत नामवर आईएएस ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद राना साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने बहुत ही कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हुए और बहुत ही उम्दा तरीके से मालूमाती गुफ्तगू करके सामीन और नाजरीन को मुस्तफ़ीद किया। हम डॉक्टर साहब का इंतहाई मशकूर हैं और उनके इस कीमती वक्त के लिए हमारे पास ऐसे अल्फाज नहीं कि हम शुक्रिया अदा कर पाएँ। और मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि हम मुंतज़मीन की तरफ से तमाम जितने भी हमारे सामीन कराम हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे इन प्रोग्राम में हमारा हौसला बढ़ाते हैं, हमारी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, मैं इस तारिक अबरार ऑफिशियल क्लब के प्लेटफ़ॉर्म से आप सब सामीन और नाज़रीन का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे इस प्रोग्राम के इमरान फरीदी साहब, नसीम अख्तर साहब, नाचिज़ मुश्ताक खालिद और प्रोग्राम के बानी तारिक अबरार साहब की तरफ से आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह अपना ताउन हमारे साथ बनाए रखेंगे और आइंदा फिर किसी नए प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। अपना और अपने अपनों का बेहद ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।